इस कहानी की शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के फ्यूनरल में होती है। उसके पिता जॉर्ज एक आर्मी कर्नल थे, मगर जंग में वो शहीद हो गए। मारिया उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद अपनी गार्डियन मिस एली के साथ वकील के पास आती है। वो मारिया को बताता है कि तुम्हारे फादर काफी वक्त से लंदन में थे और उनके ऊपर काफी कर्जा था, जिसके चलते उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और घर बेच दिया। मारिया रोते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फादर ने मुझे लेटर लिखा कि वो घर आ रहे हैं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लौट नहीं पाएंगे। वकील कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पिता ने विरासत के तौर पर सिर्फ एक किताब छोड़ी है जो मुनेकर वैली के इतिहास की किताब थी। रात को मारिया उस बुक को पढ़ने लगती है। सैकड़ों सालों पहले मुनेकर वैली में एक लड़की थी। उसकी अच्छाई की वजह से मदर नेचर ने उसे अपनी बेटी की तरह देखा और उसे जादुई मोती तोहफे में दिए। उस दिन से लड़की को मून प्रिंसेस के नाम से जाना गया। मुनेकर वैली में डे नोयर और मेरी वेदर परिवार रहते थे। मून प्रिंसेस डे नोयर परिवार की सदस्य थी। उसे रोल्फ मेरी वेदर से प्यार हो गया। मून प्रिंसेस के फादर विलियम ने उन दोनों की शादी तय कर दी और रोल्फ को एक ब्लैक लायन तोहफे में दिया। रोल्फ ने मून प्रिंसेस को व्हाइट यूनिकॉर्न गिफ्ट दिया। मून प्रिंसेस ने दोनों परिवार को जादुई मोती दिखाते हुए बताया कि मदर नेचर ने खुद मुझे जादुई मोती दिए। इनकी मदद से बेशुमार दौलत प्राप्त की जा सकती है और ये जादुई मोती किसी भी आदमी के मन की बात जान सकते हैं। अचानक मून प्रिंसेस की पेंटिंग हिलने लगी, जिससे डरकर मारिया किताब पढ़ना बंद कर देती है। अगले दिन मारिया को घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब वो घर बिक चुका था। मिस एली उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी मरती हुई माँ को वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मारिया अब अपने अंकल के पास रहने को जा रही थी, इसीलिए हेली भी उसके साथ जाती है। रास्ता काफी खराब था, मारिया को तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो हेली के साथ मिलकर बुनाई करने लगती है। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो वैली के गेट पर पहुंच जाते हैं। सर्वेंट डिगविड वैली का दरवाजा खोलने लगा, पर तभी मारिया पर और हेली पर दो लोग हमला कर देते हैं जो नोयर परिवार के मेंबर थे। मारिया डिगविड को मदद के लिए बुलाती है, पर डिगविड को कम सुनाई देता था, जिस वजह से वो गेट खोलने में ही लगा हुआ था। मारिया ने सुई की मदद से एक आदमी को घायल कर दिया और मिस हेली ने दूसरे आदमी को नीचे गिरा दिया। इतने वक्त में डिगविड दरवाजा खोलकर घोड़ा गाड़ी को अंदर ले गया। उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उस आदमी को काफी गुस्सा आता है। कुछ वक्त में वो मेरी वेदर विला में पहुंच गए। मिस हेली मारिया के अंकल बेंजामिन से उन लुटेरों के बारे में बात करने लगती है, मगर बेंजामिन उसकी बात नहीं सुनता। वो मारिया से भी ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। वो मारिया को अपने डॉग रोल्फ के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर रोल्फ को जरा सा भी किसी से खतरा महसूस होता है तो तुरंत उस इंसान को मार देता है, पर तुम एक मेरी वेदर हो, इसीलिए वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो उन दोनों को उनके रूम में छोड़ देता है। मारिया को अपना कमरा बहुत पसंद आता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, उसे बिस्तर के पास स्वादिष्ट बिस्किट और दूध मिलता है। वहाँ एक ड्रेस भी पड़ी थी, पर मारिया उस ड्रेस को नहीं पहनती। वो मुनेकर के इतिहास की किताब लेकर खाना खाने के लिए चली गई। बेंजामिन उसे मुनेकर किताब के बारे में पूछता है। मारिया बताती है कि फादर ये किताब मेरे लिए छोड़कर गए थे। बेंजामिन कहता है कि इस किताब पर तुम्हारे फादर का कोई हक नहीं, ये मुनेकर की विरासत है। वो किताब लेकर वहाँ से चला गया। मारिया मिस हेली से किताब वापस लेने के लिए कहती है। हेली कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, सर बेंजामिन बाद में तुम्हें वो किताब दे देंगे। बेंजामिन भी वहाँ आकर खाना खाने लगता है। मिस हेली उसे बात करने की कोशिश करती है, जिससे बेंजामिन गुस्सा हो गया। मारिया पूछती है कि अगर आपको हमसे इतनी परेशानी है तो आखिर आपने हमें यहाँ रहने के लिए क्यों बुलाया। बेंजामिन कहता है कि मेरा निकम्मा भाई कर्जा लेकर मर गया, आखिर उससे फौज में शामिल होकर क्या मिला। उसने बेकार लोगों से पैसे उधार लिए और अंत में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। उसने सिर्फ अहंकार में आकर मुझसे पैसे उधार नहीं लिए। मारिया को काफी गुस्सा आता है, पर वो बेंजामिन से कुछ नहीं कहती। बेंजामिन उन्हें विला दिखाने लगता है। मारिया पूछती है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, क्या आपने उनका पता लगाया। बेंजामिन कहता है कि तुम्हें उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, तुम बस जंगल से दूर रहना, वहाँ डे नोयर परिवार रहता है। मारिया डे नोयर परिवार के बारे में जानना चाहती थी, पर बेंजामिन जवाब दिए बिना वहाँ से चला गया। रात में मारिया के कमरे की छत में लगा तारा टूट जाता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। अगली सुबह उसे वापस स्वादिष्ट बिस्किट और ड्रेस मिली, मगर वो उस ड्रेस को नहीं पहनती और हॉल में चली जाती है। वहाँ रखा पियानो अपने आप बजने लगा और मारिया भी उसे बजाने लगती है। बेंजामिन को इससे बहुत गुस्सा आया। वो
मारिया को घुड़सवारी के लिए लेकर जाता है। शुरुआत में मारिया को घोड़े से डर लगता है, पर फिर उसे घोड़ा पसंद आ गया और वो बेंजामिन के साथ वैली में घूमने लगती है। वो कहती है कि मुझे घोड़े पर बैठने में काफी मजा आ रहा है, क्या मैं कुछ और वक्त यहाँ घूम सकती हूँ। बेंजामिन कहता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो, पर तुम जंगल में नहीं जा सकती और तुम्हें अंधेरा होने से पहले वापस लौटना होगा। वो मारिया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मारिया को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। वो घोड़े से उतरकर जंगल में चली जाती है। वहाँ उसे पिंजरे में बंद एक खरगोश मिलता है। वो उसे पिंजरे से निकालने लगी, लेकिन डे नोयर परिवार के सदस्य वहाँ आ गए। मारिया को रॉबिन के हाथ पर चोट का निशान मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि रॉबिन ने वैली में आते वक्त उस पर हमला किया था। रॉबिन मारिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन तभी राल्फ वहाँ जाता है। उससे डरकर रॉबिन और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। मारिया खरगोश को लेकर राल्फ के साथ वहाँ से विला में चली गई। वो खरगोश को सरीना नाम देकर उसका ध्यान रखती है। रात में उसे अपनी खिड़की के बाहर एक व्हाइट यूनिकॉर्न दिखाई देता है, जो अचानक कहीं गायब हो गया और दोबारा उसके कमरे की छत का तारा टूट जाता है, जिससे वो काफी हैरान हुई। सुबह वो बेंजामिन के पास जाकर कहती है कि इस घर में बहुत अजीब चीजें हो रही है। हर सुबह कोई मेरे कमरे में बिस्किट और ड्रेस छोड़कर चला जाता है। मेरे कमरे में लगे तारे अपने आप टूट रहे हैं और मुझे बाहर एक रहस्यमय सफेद घोड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि पियानो अपने आप बजने लगता है। बेंजामिन भी पियानो बजा रहा था, पर मारिया के सवालों से परेशान होकर वो रोने लगा और वहाँ से चला जाता है। अचानक रोल्फ वहाँ आकर मारिया को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक शीशा पड़ा हुआ था, उसमें रोल्फ की परछाई किसी डॉग की नहीं बल्कि एक ब्लैक लोयन की होती है, जिससे मारिया के होश उड़ गए। उसे एक खुफिया दरवाजा मिलता है, जिसकी मदद से वो किचन में पहुंच गई। वहाँ उसे बावर्ची मर्माड्यूक मिलता है। मारिया को समझ में आ गया था कि हर सुबह मर्माड्यूक ही उसके लिए बिस्किट छोड़ता है। मर्माड्यूक कहता है कि कुछ दिनों में यहाँ काफी बदलाव हुआ है और वैली का जादू वापस आ गया। अगर तुम सब कुछ समझना चाहती हो तो तुम्हें इतिहास पूरा पढ़ना होगा। मारिया कहती है कि अंकल ने मुझसे किताब छीन ली और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मर्माड्यूक कहता है कि तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर उस किताब की एक नकल मिल जाएगी। मारिया को लाइब्रेरी में मुनेकर के इतिहास की किताब की नकल मिल जाती है। वो बैठकर किताब पढ़ने लगी। मून प्रिंसेस ने दोनों परिवारों को जादुई मोती के बारे में बताया। विलियम जादुई मोती को छूकर देखने लगा, मगर जादुई मोती की शक्ति की वजह से उसके दिल की बात सामने आ गई। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, पर जादुई मोती हमेशा के लिए डे नोयर परिवार में रहेंगे। रोल्फ भी मोती को छूकर कहता है कि जादुई मोती की मदद से मैं पूरी वैली को अपने कब्जे में कर लूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर मून प्रिंसेस के होश उड़ गए। वो जादुई मोती को एक बॉक्स में बंद कर देती है, मगर रोल्फ और विलियम मोती छीनकर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। विलियम ने बॉक्स छीन लिया और रोल्फ ने बॉक्स की चाबी ले ली। दोनों की हरकतों से गुस्सा होकर मून प्रिंसेस मुनेकर वैली को श्राप दे देती है। वो कहती है कि तुम सब लालच में अंधे हो गए हो, इसीलिए जादुई मोती किसी भी एक आदमी को नहीं मिलेंगे। तुम लोगों के बीच में एक साफ दिल वाली मून प्रिंसेस पैदा होगी और अगर उस वक्त तुम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और जादुई मोती को प्रकृति के हवाले नहीं किए तो 5000वीं पूर्णिमा की रात मुनेकर वैली हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद से जादुई मोती कहीं गायब हो गए और दोनों परिवार एक दूसरे पर जादुई मोती चुराने का आरोप लगाने लगे। मारिया मर्माड्यूक के पास जाकर उससे शराब के बारे में पूछती है। मर्माड्यूक बताता है कि तुम देख सकती हो ये विला धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है और वो श्राप सच्चा है। उस दिन के बाद से दोनों परिवार अपनी इज्जत बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और अब सिर्फ एक अच्छी मून प्रिंसेस ही इस श्राप को खत्म कर सकती है। मारिया पूछती है कि मून प्रिंसेस सैकड़ों सालों पहले मर गई, आखिर वो शराब को कैसे खत्म करेगी। मर्माड्यूक कहता है कि मैंने सुना है कि सिर्फ एक सच्ची मून प्रिंसेस ही व्हाइट यूनिकॉर्न को देख सकती है और तुमने कहा था कि तुम्हें अपने रूम के बाहर एक यूनिकॉर्न दिखाई दिया। तुम मून प्रिंसेस हो और तुम्हें जादुई मोती को समुद्र में फेंक कर दोनों परिवारों को जोड़ना होगा, जिससे श्राप खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। 5000वीं पूर्णिमा जल्दी आने वाली है। मारिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। वो मून प्रिंसेस के श्राप के बाद से लेकर आज तक की पूर्णिमा की रातों को गिनने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि अगली पूर्णिमा ही 5000वीं पूर्णिमा होगी। मर्माड्यूक की बातों की वजह से मारिया को नींद नहीं आती और उसे डरावना सपना आता है, जिसमें रॉबिन का फादर कर डे नोयर उसका पीछा कर रहा था। अगली सुबह उठकर मारिया वैली छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। वो अपना सामान लेकर वैली से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बंद था। वो जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे एक
गुफा मिलती है जिसके अंदर रॉबिन की बहन लौडे रहती थी। मारिया को समझ में आ जाता है कि लौडे ही रोज रूम में आकर उसके लिए ड्रेस छोड़कर जाती है क्योंकि वहाँ वैसी कई ड्रेस पड़ी थी। लौडे उसे बताती है कि मैं खुद एक मून प्रिंसेस हूँ पर मैं दोनों परिवारों को जोड़ने में नाकामयाब रही और अब वो मारिया को शीशे में देखने के लिए कहती है। शीशे में मारिया को एक बहुत बड़ा चांद दिखाई देता है जो मुनेकर वैली के ऊपर गिरकर पूरी वैली को बर्बाद कर देता है। लौडे मारिया से पूछती है कि आखिर तुमने क्या देखा। मारिया वहाँ से जाने लगी लेकिन लौडे ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की पर तुम कहीं नहीं छिप सकते। मरने के बाद भी तुम्हारे फादर ने तुम्हें मुनेकर भेजा क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ तुम ही मुनेकर को बचा सकती हो। हम दोनों एक जैसे हैं पर शायद तुम मुनेकर को बचाने में कामयाब हो सको। मारिया पूछती है कि क्या मेरे अंकल सर बेंजामिन हमारी मदद नहीं कर सकते। लौडे गुस्से में कहती है कि दोबारा उस आदमी का नाम मेरे सामने मत लेना। तुम्हें कुछ भी करके जादुई मोती को ढूंढना होगा। दोनों परिवार एक दूसरे पर जादुई मोती चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं पर कोई नहीं जानता कि वो मोती कहाँ पर है। मारिया इतिहास की किताब निकाल कर देखने लगती है और उसे किताब के कवर में जादुई मोती के बॉक्स की चाबी मिल जाती है। वो लौडे के साथ डे नोयर परिवार के पास जाने लगती है मगर लौडे को अपना अतीत याद आ गया और वो डरकर वहाँ से भाग गई। मारिया अकेले ही गार्ड्स से बचकर छिपते हुए किले के अंदर चली गई लेकिन कर्डे नोयर को उसके बारे में पता चल जाता है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मारिया कर्डे नोयर को चाबी देकर कहती है कि तुम्हारे पूर्वज ने जादुई मोती चुराकर पूरी वैली को खतरे में डाल दिया। बेहतर होगा कि अब तुम अपनी गलती सुधारो। कर्डे नोयर बिना चाबी के जादुई मोती को खोलकर दिखाता है पर उसके अंदर जादुई मोती नहीं थे। मारिया को लगता है कि उसने मोती छिपा दिए होंगे। कर्डे नोयर कहता है कि हमारे पूर्वज के बॉक्स लेने से पहले ही तुम्हारे पूर्वज ने जादुई मोती चुरा लिए मगर कुछ ही वक्त में पूर्णिमा की रात आएगी और तुम्हारे मेरी वेदर परिवार को अपने किए की सजा मिलेगी। रॉबिन मारिया को कैद में डलवा देता है। मारिया अपनी ड्रेस खिड़की के पास अटकाकर दरवाजे के पास छिप जाती है। ड्रेस देखकर गार्ड हैरान रह गया। वो दरवाजा खोलकर उसे देखने के लिए अंदर आता है। मौके का फायदा उठाकर मारिया जेल से निकलकर भाग गई। रॉबिन और उसके साथी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं मगर मारिया खाई में कूदकर वहाँ से निकल गई। दुश्मन उसे ढूंढने के लिए आते हैं मगर वो पेड़ के पीछे छिपकर उनसे बच जाती है। तभी राल्फ वहाँ आया और मारिया उसके साथ विला में चली जाती है। कर्डे नोयर ने उसे जाते हुए देख लिया जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है पर वो विला के अंदर नहीं जा सकता था। मारिया बेंजामिन को सारी बातें बताना चाहती थी मगर बेंजामिन उसे डांटने लगता है जिससे मारिया को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि आप मेरे फादर नहीं है, आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करें। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। रात को बेंजामिन उसके रूम के बाहर जाकर उससे माफी मांगने लगा। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया पर तुम बहुत वक्त से गायब थी और हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं सालों से इस घर में अकेले रह रहा हूँ और मुझे औरतें जरा भी पसंद नहीं पर मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। मारिया दरवाजा नहीं खोलती पर अपने अंकल को नरमी से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा। बेंजामिन वहाँ से चला गया। आधी रात में मारिया की छत का तारा टूट गया। वो कहती है कि चांद धीरे धीरे वैली के करीब आता जा रहा है पर मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। अचानक उसे किसी चीज की आवाज आने लगी जिससे डरकर वो छिप जाती है। लौडे एक गुप्त दरवाजे की मदद से उसके कमरे में आ गई। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मून प्रिंसेस की ड्रेस लेकर आई हूँ और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अकेली छोड़कर भाग गई थी। मारिया उसे माफ करके मून प्रिंसेस की ड्रेस पहन लेती है। वो लौडे को विला में घुमाने लगी। लौडे बैठकर पियानो बजाने लगती है। मारिया को शीशे में अतीत दिखाई देता है जिसे लौडे और बेंजामिन साथ बैठकर पियानो बजा रहे थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे मगर लौडे ने बेंजामिन से सच छिपाया था कि वो एक डे नोयर है। जिसे ही बेंजामिन को लौडे की सच्चाई पता चली उसे लगा कि वो जादुई मोती के लिए प्यार का नाटक कर रही है। उसने गुस्सा होकर लौडे से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। लौडे उसे समझाने की कोशिश करती है मगर बेंजामिन ने उसकी एक ना सुनी। लौडे निराश होकर वहाँ से भाग गई। मारिया लौडे से कहती है कि तुम्हें भागने के बजाय अंकल को शांत करके उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। लौडे कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की तो आखिर मैं उससे माफी क्यों मांगू, बल्कि उसने मेरा दिल तोड़ा। मारिया कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि इस वैली का असली श्राप यहाँ के लोगों का घमंड और अहंकार है। डिगविड मारिया के कमरे के बाहर लगी मून प्रिंसेस की पेंटिंग हटा रहा था मगर मारिया ने उसे रोक दिया। पेंटिंग के अंदर मून प्रिंसेस मारिया को बताती है कि उसने खुद ने जादुई मोती लेकर एक पेड़ के नीचे गुफा में छिपा दिए थे। मरमाड्यू कहती
कहता है कि मुनेकर वैली में सिर्फ रॉबिन ऐसा शख्स है जिसे जंगल के बारे में सारी जानकारी है, उसकी मदद से तुम पेड़ के नीचे की गुफा को ढूंढ सकती हो। शुरुआत में मारिया रॉबिन की मदद नहीं लेना चाहती थी, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो भी लौटे और बाकी लोगों की तरह घमंडी बनती जा रही है। वो रॉबिन की मदद करने के लिए मान गई। वो डिगविड से बेंजामिन और लौडे को लेटर देने के लिए कहती है ताकि वो दोनों दोबारा एक हो जाएं। मारिया घोड़े पर बैठकर जंगल में चली गई। वो सरीना को एक पिंजरे में बंद कर देती है। जैसे ही रॉबिन सरीना को पकड़ने के लिए आता है, मारिया उसे जाल में फंसाकर उल्टा लटका देती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रॉबिन उसकी मदद के लिए मान गया। मारिया रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा देती है। रॉबिन उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी रोल्फ वहां गया। उससे डरकर रॉबिन मारिया पर हमला नहीं करती। मारिया कहती है कि अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करें तो जादुई मोती को ढूंढ सकते हैं, जिससे मुनेकर वैली बर्बाद होने से बच जाएगी। रॉबिन भी सालों की दुश्मनी को खत्म करके वैली को बचाना चाहता था। वो मारिया के साथ आगे बढ़ जाता है। वो एक पेड़ पर मारिया के रिबन का टुकड़ा बांध देता है ताकि उसके फादर को उनके बारे में पता न चले, लेकिन कर्डे नोयर की फेलकर ने दोनों को बातें करते हुए देख लिया। वो कर्डे नोयर के पास जाकर उनके बारे में बता देती है। कर्डे नोयर और उसके साथी मारिया को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ चले गए। दूसरी तरफ बेंजामिन और लवडे को मारिया के लेटर मिल गए। लेटर्स में उनके नाम लिखे हुए थे, जिससे उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो गया। दोनों खुशी से तैयार होकर विला में मिलने के लिए आए। बेंजामिन लवडे से माफी मांगता है, पर लवडे उससे माफी नहीं मांगती। बेंजामिन कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई और मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, पर तुम्हें अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं है, तो आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लवडे पूछती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। दोनों एक दूसरे के लेटर देखकर समझ गए थे कि मारिया ने उन्हें एक करने के लिए ये सब किया। बेंजामिन मिस हेली से मारिया के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि मारिया जादुई मोती ढूंढने के लिए रॉबिन के साथ जंगल में गई है। वो उसे ढूंढने के लिए लवडे और लोगों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। लवडे बेंजामिन से कहती है कि जब मैं विला से चली गई तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। इससे पता चलता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते थे। बेंजामिन उसकी बातों का जवाब नहीं देता। मरमाड्यूक लवडे को बताता है कि आपके जाने के बाद सर बेंजामिन ने महीनों तक आपको हर तरफ ढूंढा, पर अफसोस की बात है कि आप कहीं नहीं मिली। ये बात सुनकर लवडे को दोबारा बेंजामिन से प्यार हो गया। मारिया को ढूंढने के लिए वो उनसे अलग हो गई और मिस हेली पीछे छूट गई थी। वहीं मारिया रॉबिन के साथ पेड़ के नीचे वाली गुफा ढूंढ रही थी। रोल्फ आगे भाग गया था। मारिया उसके पीछे जाने लगी। तभी कर्डे नोयर का साथी ड्यूलेक रॉबिन को पकड़कर पेड़ के पीछे छिप जाता है। मारिया को रॉबिन कहीं दिखाई नहीं देता और उसे रोल्फ के भौंकने की आवाज आने लगती है, इसलिए वो अकेली आगे बढ़ जाती है। डे नोयर के लोग रोल्फ को गड्ढे में गिरा देते हैं। ड्यूलेक रॉबिन को पकड़कर कर्डे नोयर के पास ले गया। वो कहता है कि क्या ये काफी नहीं था कि तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया, तुम भी उसकी तरह मुझे धोखा दे रहे हो। अब मैं खुद प्रिंसेस को अपने हाथों से मारूंगा। वो अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ गया। मारिया को जंगल में यूनिकॉर्न दिखाई देने लगा और उसका पीछा करते हुए वो पेड़ के नीचे वाली गुफा के पास पहुंच गई, मगर कर्डे नोयर वहां आकर उसे पकड़ लेता है। मारिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर रोल्फ गड्ढे से बाहर निकल जाता है। रोल्फ से डरकर ड्यूलेक ने रॉबिन को छोड़ दिया था। रॉबिन रोल्फ के साथ वहां से जाने लगता है, लेकिन ड्यूलेक ने रोल्फ को गोली मार दी, जिससे वो मारा गया। रॉबिन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो भागकर मारिया के पास पहुंच जाता है। वो अपने पिता के गले पर खंजर रखकर उसे रोक देता है। कर्डे नोयर का रॉबिन से भरोसा उठ गया था। वो मारिया को उसके साथ वहां से जाने देता है। मारिया रॉबिन के साथ पेड़ के नीचे वाली गुफा में चली जाती है। उस गुफा में मून प्रिंसेस रहती थी और मारिया को एक स्टेचू के गले में जादुई मोती भी मिल गए। वो मोती लेकर रॉबिन के साथ गुफा से खुफिया रास्ते से भाग निकली। डे नोयर के लोग वहां आते हैं, पर उन्हें गुफा में कोई नहीं मिलता। गुफा में काफी अंधेरा था। मारिया जादुई मोती की रोशनी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है। वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मून प्रिंसेस ने मुनेकर वैली को श्राप दिया था। कर्डे नोयर पहले से वहां मौजूद था। बेंजामिन भी वहां आ गया। वो कर्डे नोयर से झगड़ा करने लगता है, मगर मारिया उन्हें मून दिखाकर रोक देती है। मारिया उनके हाथ में जादुई मोती देकर एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहती है, मगर दोनों अपने घमंड और अहंकार की वजह से माफी नहीं मांगते। मारिया मोती को समुद्र में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई मोती उसकी ड्रेस से आकर चिपक गए। मारिया को समझ में आ जाता है कि श्राप को खत्म करने के लिए उसे खुद का बलिदान देना होगा, इसीलिए वो समुद्र में
कूदने लगी। रॉबिन और बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर मारिया उनकी बात नहीं सुनती। समुद्र में गिरते ही जादुई मोती उसकी इस ड्रेस से निकल गए और वो बेहोश हो गई। बेंजामिन और लवडे दुखी होकर रोने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मारिया मर चुकी है। तभी चांद के अंदर से जोरदार रोशनी निकली और समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आ गई। उस लहर के सामने यूनिकॉर्न और बहुत सारे घोड़े पानी पर दौड़ रहे थे। यूनिकॉर्न की पीठ पर मारिया बेहोश पड़ी थी। लहर के साथ वो मारिया को किनारे पर ले आया और मारिया को होश आ गया। उसे सही सलामत देखकर सब खुश हो जाते हैं। 5000वीं पूर्णिमा की रोशनी की वजह से रोल्फ दोबारा जिंदा हो गया। वो एक डॉग से ब्लैक लॉयन में बदलकर वहां आ जाता है जिससे बेंजामिन और बाकी सब डर गए मगर मारिया को पता था कि वो रोल्फ है। वो बेंजामिन को उसके बारे में बताती है। ब्लैक लायन यूनिकॉर्न के पास जाकर बैठ गया जिससे सब खुश हो गए। ड्यूलेक वहां आकर मारिया को गोली मारने लगता है लेकिन तभी मिस हेली ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो अपने छाते से मार मार कर उसे वहां से भगा देती है। बेंजामिन लवडे को प्रपोज कर देता है। डिगविड भी हेली से अपने प्यार का इजहार करता है और मारिया भी रॉबिन से प्यार करने लगी थी। बेंजामिन कहता है कि आखिर सब ठीक हो गया और मुनेकर वैली के दोनों परिवार साथ मिल गए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।